हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। यह वीडियो केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्रैश कोर्स का वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम प्रमुखतः बात करने वाले हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। किसके बारे में? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म है, उन्हें जान लेना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि पहली टर्म है आपकी ऑक्सीकरण विभव, कि क्या होता है आपका ऑक्सीकरण विभव। देखिए, ऑक्सीकरण विभव का अर्थ होता है जो भी इलेक्ट्रोड मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति। क्या करने की प्रवृत्ति? इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति, उस इलेक्ट्रोड का क्या कहलाता है? वो ऑक्सीकरण विभव। तो ऑक्सीकरण विभव क्या कहलाता है? किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन को दान करने की जो भी प्रवृत्ति होती है वो क्या कहलाता है? आपका ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। जैसे कि हम बात कर ले, पिछले वीडियो में हमने बात की थी आपके, ये था आपका जिंकी छड़, ये क्या कर रहा था? आपका दो इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा था? दान कर रहा था। ये दो इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा था इस छड़ पर, और Zn2+ के रूप में कहां जा रहा था? आपके विलय में जा रहा था। अर्थात जिंक का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो छड़ है जिंक की, या जिंक का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है। तो इसका जो भी विभव होगा वो क्या कहलाएगा? आपका ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा। उसके बाद सेकंड टर्म है आपकी अपचयन विभव। अपचयन विभव क्या होता है? किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति। मतलब इलेक्ट्रॉन को जो भी इलेक्ट्रोड ग्रहण करता है उसकी जो भी प्रवृत्ति होती है वो क्या कहलाती है? आपकी अपचयन विभव कहलाती है। जैसे कि यदि हम बात करें, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इन्हें ग्रहण कौन कर रहा था? आपका ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे इन्हें ग्रहण कर रहा था आपका कॉपर की छड़, एक प्रकार से ग्रहण कर रही थी, क्योंकि Cu2+ यहां से निकलकर कहां जा रहा था? यहां जा रहा था। मतलब एक प्रकार से कॉपर की छड़ क्या कर रही थी? ग्रहण कर रही थी। तो इस इलेक्ट्रोड द्वारा इन दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो भी प्रवृत्ति है वो क्या कहलाएगी? आपकी अपचयन विभव कहलाएगी। तो ऑक्सीकरण विभव क्या कहलाता है? किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति। जबकि अपचयन विभव क्या कहलाता है? किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है आपका इलेक्ट्रोड विभव। क्या होता है आपका इलेक्ट्रोड विभव? देखिए, इलेक्ट्रोड विभव का अर्थ होता है आपका किसी इलेक्ट्रोड द्वारा, किसके द्वारा? इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्यागने की प्रवृत्ति। त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? आपकी इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या है? किसी भी इलेक्ट्रॉन द्वारा चाहे वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे या त्यागे, उसकी प्रवृत्ति क्या कहलाती है? आपकी इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। तो इलेक्ट्रोड विभव के दो प्रकार होते हैं आपके, एक होता है आपका ऑक्सीकरण विभव और एक होता है आपका अपचयन विभव। ओके, अब हम बात करेंगे विद्युत वाहक बल के बारे में कि आपका क्या होता है? विद्युत वाहक बल। देखिए, विद्युत वाहक बल का अर्थ क्या होता है कि यदि आप अपचयन विभव में से, किसे? अपचयन विभव में से ऑक्सीकरण विभव को माइनस कर दे। किसे माइनस कर दे? ऑक्सीकरण विभव को माइनस कर दे, तो आपको क्या प्राप्त होता है? विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। अर्थात जो भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है उसकी जो भी प्रवृत्ति है उसमें से यदि हम जो इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, दान करने की जो भी प्रवृत्ति उसको माइनस कर दें, तो हमें क्या प्राप्त होगा? विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा। किंतु विद्युत वाहक बल की एक शर्त है कि परिपथ कैसा होना चाहिए? आपका खुला होना चाहिए। परिपथ क्या होना चाहिए? खुला होना चाहिए। परिपथ खुला होने का अर्थ क्या हुआ? कि जैसे देखिए, ये परिपथ क्या है? अभी खुला हुआ, ये जो आपके सामने, लेकिन यदि मैंने यहाँ बना दिया आपका लवण सेतु, तो ये परिपथ कैसा हो गया? बंद हो गया। अर्थात जब परिपथ खुला हो, जब परिपथ क्या हो? खुला हो, तब यदि हम किसी इलेक्ट्रोड के अपचयन विभव में से ऑक्सीकरण विभव को माइनस करें
ऑक्सीकरण विभव को माइनस करें तब हमें क्या प्राप्त होगा, विद्युत वाहक बल क्या होगा, प्राप्त होगा। जो आपका इलेक्ट्रॉन विभव है उसे साधारणतः किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। तो जो आपका अपचयन विभव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विभव को इसे प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन विभव के दो प्रकार है, ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव। तो इस ऑक्सीकरण विभव को किससे प्रदर्शित करेंगे, हम आपके ऑक्सीकरण विभव को प्रदर्शित करेंगे EOX से, और अपचयन विभव को प्रदर्शित करेंगे ई रेड से। रेड का मतलब रिडक्शन और OX का मतलब ऑक्सीडेशन। तो आपका विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, आपका जो आपका विद्युत वाहक बल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ई रेड, जो आपका विद्युत वाहक बल होगा अपचयन, जो कि अपचयन विभव ई रेड माइनस आपका ई ऑक्स, क्या हो जाएगा आपका ई ऑक्स। तो ये होता है आपका विद्युत वाहक बल, ये होता है आपका इलेक्ट्रोड विभव। देखिए जो आपका विद्युत वाहक बल होता है इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, EMF से प्रदर्शित किया जाता है। तो EMF क्या होता है, ई रेड माइनस ई ऑक्स। अब हम बात कर लेते हैं आपके इस एग्जांपल्स के बारे में। हम बात कर लेते हैं आपके इस एग्जांपल के बारे में। तो ये जो लगाया ना आपने वोल्ट मीटर, ये क्या बताता है, आपके विद्युत वाहक बल का मान बताता है। ये जो आपने लगाया है यहाँ, जब हम कल बात कर रहे थे तो हमने ये जिंक की छड़, कॉपर की छड़ को किसके द्वारा जोड़ दिया था, आपके एक तार के माध्यम से वोल्ट मीटर के साथ जोड़ दिया था। तो वोल्ट मीटर क्या बताते हैं, आपके विद्युत वाहक बल का मान बताता है। अब माना जो आपका वोल्ट मीटर है वो बता रहा है आपका 40, विद्युत वाहक बल का जो मान है वो कितना बता रहा है, वो 40 बता रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपका जो EMF है, आपका जो EMF है वो कितना है, आपका 40 है। EMF कितना है, 40 है। EMF का मतलब क्या होता है आपका, ई रेड माइनस ई ऑक्स। क्या होता है, ई रेड माइनस ई ऑक्स बराबर कितना है, 40 है। अब ये तो हो गया आपका EMF का मान 40 बता दिया। अब यदि मैं आपसे केवल यह पूछूं कि बताइए जो आपकी जिंक की छड़ है उसका क्या निकलेगा, ऑक्सीकरण विभव निकलेगा। तो उसका ऑक्सीकरण विभव कितना होगा, मैं आपसे अब ये पूछ रहा हूं, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है और इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, नहीं उसकी इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति होगी। तो इस जिंक का छड़, जो जिंक की छड़ है उसका ऑक्सीकरण विभव क्या होगा, अर्थात ई ऑक्स क्या होगा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो ये कुछ भी हो सकता है, चाहे तो 20 भी हो सकता है, ओके, चाहे तो ये क्या हो सकता है आपका 20 भी हो सकता है। यदि जो आपका ई रेड है वो कितना है, आपका 60 है। यदि आपका ई रेड 70 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्योंकि हमें ले देंगे तो मात्र 40 ही रहना है ना, हमें इन्हें इस प्रकार से घटाने के हमें 40 प्राप्त हो, यहाँ भी 40 ही प्राप्त होगा। चाहे तो इसका मान आपका कितना हो सकता है, 40 हो सकता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 40 हो, तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। चाहे तो इसका मान आपका 50 हो सकता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। प्रत्येक परिस्थिति में तो हमें 40 रहना है। क्यों, क्योंकि इसने हमें क्या बताया, जो विद्युत वाहक बल है वो कितना है, 40 है। विद्युत वाहक बल क्या होता है, ई रेड माइनस ई ऑक्स का मान 40 है। अब यदि मैं केवल आपको ई ऑक्स का मान पूछूं तो चाहे तो आप इसका मान 20 भी रख सकते हैं यदि ई रेड का मान 60 हो, आप ई ऑक्स का मान 30 भी रख सकते हैं यदि ई रेड का मान 70 हो। अर्थात हमें विद्युत वाहक बल मालूम कर सकते हैं, किंतु विद्युत वाहक बल के मान की सहायता से हम केवल जिंक के इलेक्ट्रोड का और कॉपर के इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई कि हम विद्युत वाहक बल तो ज्ञात कर सकते थे वोल्ट मीटर की सहायता से, किंतु यदि मैं केवल आपको जिंक की छड़ का आपका ऑक्सीकरण विभव पूछूं तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि डिफरेंट मान हो सकते हैं, आप सभी जानते हैं। और यदि मैं कॉपर का भी पूछूं तो आप नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि मान ला यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन विभव आपने 60 दिखा है तो 40 हो गया, 70 दिखा है तो यहाँ से 40 हो गया, 80 दिखा है, मतलब ये भी परिवर्तित होता है, ये भी परिवर्तित हो रहा है। तब इस स्थिति में हम किसको काम में लाते हैं, आपके मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को काम में लाते हैं। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से हम किसी भी जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है की सहायता से हम किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोड, ये सिंगल इलेक्ट्रोड था, कॉपर का इलेक्ट्रोड था, इनका हमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं होता, अपचयन विभव, ऑक्सीकरण विभव ज्ञात नहीं हो रहा था। किंतु जैसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करेंगे, हमें जो
जैसे हम उपयोग करेंगे तो हम जिंक का भी निकाल सकते हैं कि जो आपका जिंक का ऑक्सीकरण विभव वो कितना होगा और कॉपर का अपचयन विभव कितना होगा, ये हम निकाल सकते हैं किस सहायता से, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का, चाहे तो जिंक हो, कॉपर हो, दुनिया को कोई भी इलेक्ट्रोड हो का क्या ज्ञात कर सकते हैं? इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते। देखिए जो आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहता है वो क्या होता है? यह मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक प्रकार से क्या है आपका, जो है संदर्भ इलेक्ट्रोड है। कैसा इलेक्ट्रोड है? संदर्भ इलेक्ट्रोड है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा इलेक्ट्रोड है आपका? संदर्भ इलेक्ट्रोड है। और संदर्भ इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? संदर्भ इलेक्ट्रोड एक ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं जिनका में इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? ज्ञात होता है। जिनका में क्या ज्ञात होता है? इलेक्ट्रोड विभव जो रहता है हमें क्या रहता है? ज्ञात रहता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है जिसका में इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात होता है। अब बात आती है आपके जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? देखिए जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहता है उसका जो इलेक्ट्रोड विभव रहता है वो कितना रहता है आपका? शून्य रहता है। कितना रहता है? शून्य रहता है। आपके मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना रहता है? शून्य होता है। अब हम देखेंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना रहती किस प्रकार से है। देखिए ये होता है आपका कुछ इस प्रकार से पात्र रहता है, इस प्रकार से कोई आपका पात्र रहता है। उस पात्र में हम देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जैसे कि हमें जिंक का क्या बना था आपका? जिंक का क्या बना था आपका? इलेक्ट्रोड बनाना था। तो हमने किसका उपयोग लिया आपका? एक जिंक धातु की छड़ लाए, उसे तार के माध्यम से जोड़ दिए। उसी प्रकार यदि हमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड भी बनाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक हाइड्रोजन की छड़ लानी पड़ेगी और उसे एक तार से जोड़ देना होगा। किंतु क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं, क्योंकि जब ये हाइड्रोजन है वो तो H2 के रूप में पाई जाती है और जब H2 किस रूप में पाई जाती है? गैस के रूप में पाई जाती है। अर्थात आप हाइड्रोजन की छड़ नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि यह गैस रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? गैस फॉर्म में पाई जाती है। तब क्या करते हैं हम? इसके लिए क्या करते हैं हम? आपका एक प्लेटिनम की क्या लेते हैं? प्लेट लेते हैं। इसी ये हो गई आपकी किसकी प्लेट? प्लेटिनम की प्लेट। इस प्रकार की हम प्लेटिनम की क्या लेते हैं? प्लेट लेते हैं और इस प्लेटिनम की प्लेट को हम एक तार के माध्यम से क्या कर देते हैं? इस प्रकार जोड़ देते हैं और इसे एक जैकेट द्वारा इसे हम कवर कर लेते हैं। देखिए ऐसे क्या कर लेते हैं? इसे हम कवर कर लेते हैं और यहाँ से एक पार्श्व नली क्या रहती है? लगी रहती है। यहाँ से पार्श्व नली क्या रहती है? आपकी लगी रहती है। तो यह है आपका प्लेटिनम की एक प्लेट है। इसे हमने तार के माध्यम से, किसके माध्यम से? तार के माध्यम से जोड़ दिया है और हम क्या करते हैं? यहाँ इसे हम एक कांच की जैकेट, ये प्रकार से जैकेट है, जैकेट द्वारा क्या कर देते हैं? ढक देते हैं। अब इस कांच की जो आपकी ये जो आपका कांच है इसमें पार्श्व नली लगी रहती है। देखिए ये प्रकार की पार्श्व नली है जहां से हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। अब ये जो आपकी जो हाइड्रोजन गैस है ना वो जाती है आपके, वो जो हाइड्रोजन गैस है वो जाएगी और ये जो हाइड्रोजन गैस है वो इस प्लेटिनम की प्लेट पे क्या हो जाएगी? आपकी एकत्रित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्लेटिनम की प्लेट पे एकत्रित हो जाएगी और ये एक प्रकार से क्या बन जाएगा? हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। ये क्या बन जाएगा? हमारे एक प्रकार से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। चूंकि हाइड्रोजन एक प्रकार की गैस है तो उसकी क्षण प्राप्त की जा सकती है। उसके लिए हमने क्या किया? प्लेटिनम की प्लेट लिया, उसे तार के माध्यम से जोड़ दिया, उसके बाद कांच की जैकेट रख दिया, उसमें एक पार्श्व नली लगी रहती जिसमें हमने हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया। हाइड्रोजन गैस भी पता है कैसे प्रवाहित की? एक वायुमंडलीय दाब पर। किस दाब पर? एक वायुमंडलीय दाब पर हमने क्या प्रवाहित की? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की। साथ ही साथ 298 केल्विन ताप पर। किस पर? 298 केल्विन ताप है जिसे 25 डिग्री सेल्सियस ताप भी कहते हैं। तो हमने एक वायुमंडलीय दाब और 298 केल्विन ताप पर हमने यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की। यह हाइड्रोजन गैस जाके आपकी कहाँ एकत्रित होने लगी? आपकी यहाँ पर क्या होने लगी? एकत्रित होने लगी। कुछ हाइड्रोजन गैस क्या होगी? आपकी ऐसे बाहर निकलते जाएगी।
कुछ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलते जाएगी और कुछ हाइड्रोजन गैस यहाँ क्या हो जाएगी आपकी एकत्रित हो जाएगी। तो जैसे यहाँ एकत्रित होगी तो आपका कौन सा इलेक्ट्रोड तैयार हो जाएगा, आपका मान, तो आपका कौन सा इलेक्ट्रोड तैयार हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, आपका तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। क्या तैयार हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड तैयार हो जाएगा। ये तो हो गया आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, किंतु यहाँ और एक शब्द प्रयोग हुआ है, मानक। इस मानक शब्द का क्या अर्थ है, अब हम वही जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, मानक शब्द का अर्थ होता है यदि हम 25 डिग्री सेल्सियस ताप व एक वायुमंडलीय दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप व एक वायुमंडलीय दाब तथा 1 मोलर सांद्रता वाला विलयन ले, 1 मोलर सांद्रता वाला क्या है, आपका विलयन ले, 1 मोलर सांद्रता वाला विलयन ले और उसमें आपका क्या कर दे, इलेक्ट्रोड डुबा दे, तो उस इलेक्ट्रोड का जो भी इलेक्ट्रोड विभव होगा वह क्या कहलाएगा, आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव। जिसके यदि हम बात करें, ये आपका, ये हमने मिला दी यहाँ आपका ZnH4, यहाँ क्या मिला दी हमने आपका ZnH4 और इसमें जिंक धातु का क्या है, आपका इलेक्ट्रोड है। अब जिंक का क्या निकालते हैं, ऑक्सीकरण विभव, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का दान करता है, जैसे कि आप विद्युत रासायनिक संरचना डीएनए सेल में समझ चुके हैं। तो इसका क्या निकलता है, ऑक्सीकरण विभव। अब यदि यही ऑक्सीकरण विभव 25 डिग्री सेल्सियस ताप, आपके एक वायुमंडलीय दाब और इस ZnSO4 की जो सांद्रता है, क्या है, इस ZnSO4 की सांद्रता यदि कितनी है, 1 मोलर है। इस ZnSO4 की सांद्रता कितनी है, यदि 1 मोलर है, तो इस इलेक्ट्रोड का जो भी ऑक्सीकरण विभव होगा, इस इलेक्ट्रोड का जो भी ऑक्सीकरण विभव होगा वो क्या कहलाएगा, आपका मानक ऑक्सीकरण विभव। हमेशा याद रखना, मानक शब्द का अर्थ होता है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप, जो विलयन है उसकी 1 मोलर सांद्रता और एक वायुमंडलीय दाब। अब यहाँ देखिए, यह तो आपका है, यह तो क्या है, आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, यह क्या है, यह आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखिए। ध्यान दीजिए, जो ये इलेक्ट्रोड बना है, आपका इलेक्ट्रोड बना है वो किस परिस्थिति में बना है, एक वायुमंडलीय दाब पर जब हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किए, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब हमने हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किए, और ये जो आपका विलयन है, ये जो आपका विलयन है वो कौन सा विलयन है, आपका HCl विलयन है। बिल्कुल हमने मान लिया कि क्या है, HCl विलयन है, और इसकी जो सांद्रता है वो कितनी आपकी 1 मोलर है, वो कितनी आपकी 1 मोलर है सांद्रता। इसी कारण इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को चूंकि 1 मोलर सांद्रता में डूबा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक बार में दाब पर भी प्रवाहित हुई है हाइड्रोजन गैस और 298 केल्विन तक 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी क्या हुई आपकी हाइड्रोजन प्रवाहित हुई है, इसलिए इस इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है, आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अब यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इसके इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है, इसकी संरचना समझे, तो आप क्या लिखेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 25 डिग्री सेल्सियस ताप, एक वायुमंडलीय दाब तथा 1 मोलर सांद्रता में, 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डूबा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, ये एक प्रकार का संदर्भ इलेक्ट्रोड है जिसके इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 होता है। उसके बाद आप क्या दिखा देंगे, ये संरचना दिखा देंगे कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हम एक आयताकार प्लेटिनम की प्लेट ले लेते हैं, जिसे हम एक तार की तरह जोड़ लेते हैं। इस तार पे हम क्या कर देते हैं, कांच की जैकेट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, आपकी कांच की जैकेट लगा देते हैं, और इस कांच की जो ये जो है दिख रही है आपको, ये क्या है, कांच की जैकेट है। इस कांच की जैकेट में एक पार्श्व नली लगी रहती है जिसमें हम एक बार में दाब और 298 केल्विन ताप पर कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं, H2 गैस प्रवाहित करते हैं। जो ये H2 गैस है, कुछ H2 गैस तो कहाँ एकत्रित हो जाती है, आपकी यहाँ पर एकत्रित हो जाती है इस प्लेटिनम की प्लेट पर, और आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव निर्मित हो जाता है। और सदैव याद रखिए, ये जो आपकी जो प्लेट है ना, ये आयताकार प्लेटिनम की प्लेट, यहाँ क्या होते हैं, कुछ छिद्र भी होते हैं, यहाँ क्या होते हैं, कुछ छिद्र भी होते हैं। इन्हीं छिद्रों से जो कि हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकलने का क्या करती रहती है, निरंतर प्रयास करती रहती है। कुछ हाइड्रोजन जो हम भेजते हैं यहाँ एकत्रित हो जाती है, लेकिन कुछ यहाँ छिद्र लगे रहते हैं, उनसे क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, और इस प्रकार हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड निर्मित हो जाता है। और इसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं, आप सभी जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये मानक हाइड्रोजन जो आपका इलेक्ट्रोड विभव है वो किस प्रकार से आपका कार्य करता है। देखिए, जो आपका
हमने हाइड्रोजन का इस्तेमाल की, तो ये जो भी इलेक्ट्रोड है क्या बन गया है आपका, ये बन गया है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। क्या बन गया आपका, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन H2 के रूप में मिलती गैस के रूप में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। अब बात देखिए, ये एनोड की भांति भी कार्य करता है और ये कैथोड की भांति भी कार्य करता है। एनोड की भांति भी कार्य करता है और कैथोड की भांति भी कार्य करता है। कैसे करता है, देखिए, जो आपका जब ये एनोड की भांति कार्य करेगा, अर्थात जब ये हाइड्रोजन इस पर एकत्रित हो जाएगी तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बच जाएगा। अब यदि यह एनोड की भांति कार्य करेगा तो एनोड पे सदैव क्या होता है आपका, ऑक्सीकरण होता है। सदैव क्या होता है आपका, ऑक्सीकरण होता है। अर्थात जब हाइड्रोजन एनोड की भांति कार्य करेगा तो H2 का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, H2 का ऑक्सीकरण होगा। तो किस प्रकार से होगा, ये हो गया H2 करेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन का दान। क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, 2H+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दान कर देगा। यदि एनोड की भांति कार्य करता है तो H2 क्या करेगा आपका, ऑब्वियसली बात है, जो आपका H2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और 2H+ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब यदि आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कैथोड की भांति कार्य करता है, और सभी जानते हैं कैथोड में क्या होता है आपका, अपचयन होता है। अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना होता है। तो जो आपका 2H+ है, जो आपका 2H+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, H2 में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ये भी प्रक्रिया संभव है, ये भी प्रक्रिया संभव है। अर्थात आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एनोड की भांति भी कार्य कर सकता है, कैथोड की भांति भी कार्य कर सकता है। यही कारण है कि हम इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का, किसी भी इलेक्ट्रोड, चाहे आपको कॉपर का यदि आपको अपचयन विभव ज्ञात करें तो वो भी आप ज्ञात कर सकते हैं। माना जिंक का आपको ऑक्सीकरण विभव ज्ञात करें तो वो भी ज्ञात कर सकते हैं। किसकी मदद से, इसकी मदद से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम वही देखेंगे कि किस प्रकार से हम इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की सहायता से इलेक्ट्रॉन विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कार्यविधि के बारे में। माना यह जो है आपका ZnSO4 का क्या है, विलयन है। ये किसका विलयन है आपका, ZnSO4 का विलयन है। और माना यह क्या है आपका, कॉपर का, यह आपका कॉपर सल्फेट का क्या है, विलयन है। ये किसका विलयन है आपका, कॉपर सल्फेट का क्या है आपका विलयन है। ये हो गया ZnSO4 का, ये हो गया कॉपर सल्फेट का विलयन। और इस छड़ में हमने क्या डुबा दिया, आपकी जिंक की छड़, और इसमें इस इलेक्ट्रोड में जो आपका कॉपर सल्फेट के रंग में डुबा दिया हमने कॉपर की छड़, और ये आपकी जिंक की छड़। अब इन दोनों को हमने तार के माध्यम से वोल्टमीटर के द्वारा क्या कर दिया, जोड़ दिया। ओके, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ जो हमें इलेक्ट्रॉन विभव प्राप्त, जो यहाँ हमें वोल्टमीटर में जो मान प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 60 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 60 प्राप्त हुआ। अर्थात जो आपको ईएमएफ अर्थात मानक ईएमएफ अर्थात विद्युत वाहक बल, उसका मान कितना प्राप्त हो रहा है आपका, 60 प्राप्त हो रहा है। कितना हो रहा है, 60 प्राप्त हो रहा है। अब 60 प्राप्त हो रहा है, इसका अर्थ क्या है कि यदि हम E-rad अर्थात इसके ऑक्सीकरण विभव में से EOX अर्थात इसके ऑक्सीकरण विभव घटाते तो कितना मान प्राप्त होगा, हमें 60 प्राप्त होगा। अब यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए जिंक का इलेक्ट्रॉन विभव कितना है, और यदि आपसे पूछा जाए कि कॉपर का इलेक्ट्रॉन विभव कितना है, तो आप क्या बताएंगे, आपको तो केवल वोल्टमीटर की सहायता से इसका अंतर मालूम चला। चाहे तो इसका मान आप यदि 80 रखते हैं तो इसका मान 20 हो जाएगा। यदि आप इसका मान 60 रखते हैं तो इसका मान 0 हो जाएगा। यदि इसका मान आप 40, यदि आप इसका मान 100 रखते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा, आपका 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार मान परिवर्तित होते रहेंगे। अब यदि हमें जिंक का परफेक्ट ज्ञात करना है तो हम किसका सहायता लेंगे, आपके मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की क्या लेंगे, हम मदद लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यदि हमें जिंक का इलेक्ट्रॉन विभव अर्थात EOX का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, EOX का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो हम ये जो हमारे कॉपर है इसके स्थान पे क्या ले लेंगे हम आपका, ये जो हमारा कॉपर है, ये जो क्या है हमारा कॉपर है, इस कॉपर के छड़ के स्थान पे हम ले लेंगे आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या ले लेंगे हम आपका मानक हाइड्रोजन क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रोड ले लेंगे। ये हो गया आपका H2 का हो जाएगा, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। इस कॉपर सल्फेट के विलयन के स्थान पे ले लेंगे आपके HCl का विलयन। क्या ले लेंगे, आपके HCl का विलयन ले लेंगे। अब क्या होगी, यहाँ भी वही प्रक्रिया होगी। अब चूंकि देखिए यहाँ पर जिंक था, कॉपर था, तो हमारा मान कितना प्राप्त हुआ, 60 हुआ। अब यहाँ कॉपर के स्थान पे हाइड्रोजन है तो मान हमें कुछ और प्राप्त होगा। तो
हम मान लेते प्रक्रिया हुई, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दान किया Zn2+ के रूप में, यहाँ चले गए और यहाँ होता है आपका लवण सेतु, बिल्कुल 2 इलेक्ट्रॉन दान किया और विलयन में चले गया, यह 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन, ये जो आपका HCl उसमें क्या होगा 2H प्लस 2H प्लस और Cl माइनस होंगे तो 2H प्लस जाएगा और इन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। अब जैसी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, देखिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह इस ओर होगा। तब यदि हम देखें कि वोल्टमीटर में मान हमें प्राप्त हो रहा है, मान लेते हैं 40 प्राप्त हो रहा है, मान कितना प्राप्त हो रहा है 40 प्राप्त हो रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ कि आपका जो ईएमएफ है आपका वो कितना प्राप्त हो रहा है 40 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वोल्टमीटर में 40 मान प्राप्त हुआ, तो आपका ईएमएफ कितना 40 है, ईएमएफ 40 है, मतलब जो आपका ई रैड है वो क्या है आपका EOX माइनस बराबर कितना है 40 रखा है। यदि हम इसकी अपचय विभव में से इसके ऑप्शन में घटाए तो हमें कितना प्राप्त हो, मान होगा 40 होगा, क्योंकि ये क्या बताता है आपका विद्युत वाहक बल और विद्युत वाहक बल का मान यही होता है। अब देखिए आपका हाइड्रोजन क्या कर रहा है, कैथोड की भांति कार्य कर रहा है, किसकी भांति कार्य कर रहा है, कैथोड की भांति, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया है, ग्रहण भी कर लिया है, क्या कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर लिया है, बिल्कुल अर्थात ये कैथोड की भांति कार्य कर रहा है। तो बताइए यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, और हम सभी जानते हैं हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो इलेक्ट्रॉन विभव होता है वो कितना होता है, 0 होता है, अर्थात ई का मान कितना हो जाएगा 0 माइनस EOX बराबर क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका EOX 0 माइनस EOX बराबर 40, तो यहाँ से हम EOX का मान निकाले तो कितना आ जाएगा आपका -40 आ जाएगा। तो आपका जो जिंक पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हुआ, तो जो आपका EOX का जो मान निकला है वो कितना निकल गया आपका 40 निकल गया, सॉरी -40 निकल गया, कितना निकल गया आपका -40 निकल गया। ओके, अब हमें ज्ञात करना है, तो हमने जिंक का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लिया, कितना हो गया आपका -40। अब यदि हमें कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इस H2 जो आपका H2 है हम हटाएंगे, आपकी जिंक की छड़ को हटाएंगे, हम क्या करेंगे ये आपकी जिंक की छड़ हटा देंगे और जिंक की छड़ के स्थान पे H2 आपके हाइड्रोजन का वो ले लेंगे इलेक्ट्रोड, और हम क्या करेंगे इस H2 के स्थान पे हम क्या ले लेंगे, आपकी कॉपर की छड़ ले लेंगे और यहाँ वापस क्या मिला देंगे, आपका CuSO4 मिला देंगे, यहाँ क्या कर देंगे CuSO4 मिला देंगे, क्या कर देंगे हम CuSO4 मिला देंगे। अब हम देखिए, अब फिर से वही प्रक्रिया चालू होगी, क्या करेगा आपका जो H2 है वो एनोड की भांति भी कर सकता है, हम देख चुके हैं, तो जो आपका H2 है वो क्या करेगा, आपके 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, यहाँ क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा और 2H प्लस के रूप में कहाँ एकत्रित होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाएगा, किसके रूप में, आपके 2H प्लस, ये क्या आपका 2 है, तो 2H प्लस के रूप में यहाँ जाना स्टार्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन का दान करते जाएगा। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन को Cu2 प्लस इस कॉपर की छड़ में आके ग्रहण कर लेगा, तो ये प्रक्रिया होगी, विद्युत धारा की दिशा इधर से इधर होगी। अब हम मान लेते हैं यहाँ जो आपको क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ जो विद्युत बल प्राप्त हुआ वो कितना हुआ है 20 प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ 20 प्राप्त हुआ, अर्थात जो आपका EMF है वो कितना प्राप्त हुआ है, आपको 20 प्राप्त हुआ, EMF कितना प्राप्त हुआ 20 प्राप्त हुआ। अलग अलग क्यों हो रहा है, पहले 60 हुआ फिर 40 हुआ 20 हो रहा है, क्योंकि हमने प्रारंभिक स्थिति में आपका था जिंक कॉपर, दूसरी स्थिति में था जिंक हाइड्रोजन और तीसरी स्थिति में हाइड्रोजन कॉपर, तो इलेक्ट्रॉन तो अलग अलग प्राप्त होगा। ये तो कितना प्राप्त हुआ हमें EMF 20 प्राप्त हुआ, EMF बराबर क्या होता है आपका E-rad माइनस EOX, क्या होता है E-rad माइनस EOX का मान कितना प्राप्त होगा 20 प्राप्त होगा। अब देखिए जो यहाँ आपका E-rad है अर्थात जहां पे अपचयन हो रहा है, तो बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, इसी का हमें अपचयन विभव ज्ञात करना है, तो E-rad का मान क्या करना है हमें ज्ञात करना है। यहाँ ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, आपके हाइड्रोजन का हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है आपका ऑक्सीकरण कर रहा है, और हम सभी जानते हैं हाइड्रोजन का हमने इलेक्ट्रॉन को कितना मान लिए है 0 मान लिए, बराबर क्या हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा बराबर 20, तो ऐसे जो E-rad का मान है वो कितना निकल जाएगा, वो कितना निकल जाएगा 20 निकल जाएगा, तो आपकी EOX का मान हो गया -40 और E-rad का मान हो गया 20 हो गया। अब जब प्रारंभिक स्थिति में कॉपर जिंक और कॉपर का जब हमने किए थे तो जो आपका EMF का मान आया था वो कितना आया था, आपका जो आया था आपका कितना आया था 60 आया था। EMF बराबर क्या होता है आपका E-rad माइनस EOX बराबर कितना आया था 60 आया था। अब
हमें तो 60 प्राप्त हुआ था, वहां क्या प्राप्त हुआ, 60 प्राप्त हुआ था। हमें केवल ज्ञात करना था आपका कैथोड का और आपका जो था जिंक का, हमें इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करना था, किंतु वो हम ज्ञात नहीं कर पाए थे विद्युत विभव बल की सहायता। तो हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव की सहायता से आपकी ईरेड का मान कितना ज्ञात किया 20, और आपके ईओएक्स का मान कितना प्राप्त हुआ -40। क्या बराबर 60 आ रहा है, देखते हैं। +40 बराबर 60, अर्थात आपका क्या हो जाएगा 60 बराबर 60, अर्थात जो यहाँ हमने मान निकाले हैं वो क्या आया है, बराबर आया। अर्थात प्रारंभिक स्थिति में आप केवल मानक विद्युत वाहक बल का मान निकाल पड़े थे 60, जिंक का कितना वो नहीं निकाल पड़े थे, कॉपर कितना वो नहीं निकाल पड़े थे। किंतु जैसे हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निकाला, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया तो ईरेड का मान निकला 20, ईओक्स का मान निकला -40, और इस प्रकार से हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से यस इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात कर दिया। इसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से हम इस दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन सब का क्या ज्ञात करते हैं, इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको क्रैश कोर्स की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये हमारे क्रैश कोर्स सीरीज किस प्रकार पसंद आ रही है। थैंक यू।